आइए आज हम लोग भूगोल विषय के 12वीं क्लास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस विषय में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किन किन किताबों को पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के होते हैं, यानी कि पूरी तरह से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और परीक्षा में उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि कितने अंक की परीक्षा ली जाती है। तो इस विषय में एक प्रश्न पत्र होता है और वह 70 अंक का लिखित परीक्षा के रूप में होता है। एक प्रश्न पत्र प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल पेपर के रूप में होता है, वह 30 मार्क्स का होता है। अर्थात 2 भाग में यह बटा होता है। पहले 70 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम, लिखित एग्जामिनेशन, और एक प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का। तो हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि ये जो 70 मार्क्स के लिखित एग्ज़ाम होता है उसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस विषय में कुल 29 क्वेश्चन होते हैं और वे क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स के होते हैं। तो एक नज़र हम लोग अब इस पर देंगे कि ये अलग अलग मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं इसकी संख्या कितनी कितनी होती है। सबसे पहले इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना रहता है। यह पता होना चाहिए कि गलत होने पर कोई मार्क्स इसमें काटा नहीं जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अर्थात अगला 10 प्रश्न 2 मार्क्स का होता है और इसके लिए 1 से 2 वाक्यों में उत्तर लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अर्थात 5 प्रश्न 4 मार्क्स का होता है और इसके लिए करीब 40 से 60 शब्दों में उत्तर लिखने की ज़रूरत होती है। इसके आगे प्रश्न संख्या 26 से 29 तक 5 मार्क्स के होते हैं, 5 अंक के होते हैं। 29वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित होता है, जिसमें भारत के अथवा विश्व के किसी स्थान, पर्वत, पठार आदि को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। ये अंतिम प्रश्न मानचित्र से संबंधित जो होता है, ये पूरे के पूरे अंक लाने में हमें काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह पेपर जो 70 मार्क्स का होता है कुल 29 प्रश्न से बनता है, जिसमें 1 से 10 तक बहुवैकल्पिक, 11 से 20 तक 2 मार्क्स का, 21 से 25 तक 4 मार्क्स का और 26 से 29 तक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब हम जब यह समझ गए कि कितने प्रश्न कितने मार्क्स के होते हैं, तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये प्रश्न आते कहाँ से हैं। तो 12वीं कक्षा में भूगोल में 3 पुस्तकें पढ़नी है। पहली पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इन दोनों पुस्तकों से 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद 30 मार्क्स का 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिकल का, उसके लिए अलग से एक पुस्तक पढ़नी है, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, भूगोल में प्रायोगिक कार्य। तो इस तरह से कुल 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के पेपर बनते हैं और उसकी तैयारी हमें करनी होती है। अब हम लोग 70 मार्क्स के लिखित परीक्षा के बारे में देखते हैं कि किन किन किताबों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहली पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें 10 चैप्टर पढ़ना है। पहले चैप्टर में मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की शुरुआत करने वाले कौन कौन लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से इस विषय को आगे बढ़ाया, इसका विषय वस्तु क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि
इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न अक्सर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से पूछा जाता है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में रहता है और 2 नंबर का लिखने वाला अक्सर आते रहता है। इसी तरह से सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये जो 4 चैप्टर है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 3 चैप्टर है, यह विश्व की जनसंख्या से संबंधित है। इसमें विश्व की जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात और मानव विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 मानव की आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, खनन, द्वितीय क्रियाकलाप उद्योग तथा तृतीय क्रियाकलाप एवं चतुर्थ क्रियाकलाप के रूप में सेवा क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में इस पुस्तक में आगे के अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 70 में से लगभग 35 मार्क्स के प्रश्न इन अध्यायों से पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर दूसरी पुस्तक की बात करें, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, तो इसमें कुल 12 चैप्टर हैं, जिसमें अब यहाँ थोड़ी सी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान ये देना है कि पहली पुस्तक की जो चर्चा किए और उसमें जो चैप्टर की बात किए और दूसरी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं और चैप्टर की बात जो करने जा रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा कि अगर हम ध्यान से पहली पुस्तक और उसके चैप्टर को पढ़ेंगे तो दूसरी पुस्तक जो भारत के बारे में है वो एक दूसरे से कोरिलेट होते चला जाएगा। जैसे दूसरी पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, संगठन, प्रवास और मानव विकास। और हम लोगों ने पहले देखा कि पहली पुस्तक में भी विश्व के संदर्भ में इन्हीं बातों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर हम पहली पुस्तक में जब इन बातों का अध्ययन कर चुके हैं तो उस समय ही अगर भारत को भी विश्व के साथ जोड़कर देखते जाएंगे, अगर भारत में भी जैसे विश्व में जनसंख्या घनत्व पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे, दोनों की परिभाषा एक होगी। साक्षरता दोनों जगह परिभाषा एक होगी। उदाहरण, एग्जाम्पल केवल अलग अलग देखते चले जाएंगे, विश्व के संदर्भ में अलग देख लेंगे, भारत के संदर्भ में अलग देख लेंगे। उसी तरह से घनत्व भी विश्व के देशों के संदर्भ में देख लेंगे। उसी समय भारत के संदर्भ में भी घनत्व भारत का कितना है, भारत के राज्यों का कितना है, इस तरह से अगर देख लेते हैं तो एक ही साथ हमारा पहले पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 से 4 और दूसरी पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आगे देखते हैं तो पहली पुस्तक का अंतिम चैप्टर 10वां चैप्टर मानव बस्ती से संबंधित है, जिसमें ग्रामीण और नगरीय बस्ती की चर्चा की गई है। उसी तरह से दूसरी पुस्तक में भारत में मानव बस्तियों की चर्चा की गई है। तो अगर दोनों को पढ़ने के समय में एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तो एक ही साथ दोनों बुक का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे पहली चैप्टर में जैसे विश्व की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में चर्चा की गई है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया, उसी तरह से दूसरी पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में भी उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। इसमें कृषि है, भारत की कृषि, खनिज, उद्योग आदि की चर्चा की गई है। तो इस तरह से अगर विश्व का हम खनिज पढ़ते हैं, विश्व में लोहा अयस्क वितरण पढ़ते हैं, आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उसी समय हम भारत का भी देख लेते हैं क्षेत्रों में वितरण कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोनों एक साथ तैयार हो सकता है। हमें पहली पुस्तक में विश्व में लोहा इस्पात उद्योग पढ़ना है और सूती वस्त्र उद्योग। उसी समय अगर हम भारत में भी लोहा इस्पात और सूती वस्त्र दोनों को देख लेंगे तो एक तरह से भारत के उद्योग की तैयारी करने में भी हमें पूरी मदद मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 पुस्तक तो है, दोनों से लगभग 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी समझ से हम पढ़ें, दोनों पुस्तकों को एक साथ देखते जाएं, कोरिलेट करते जाएं, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, कम समय में हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं।
उसी तरह से पहली पुस्तक में परिवहन और संचार है, तो भारत में भी परिवहन और संचार पढ़ना है। अर्थात विश्व में परिवहन और संचार पढ़ना है तो उसी तरह से भारत में पढ़ना है। परिवहन के जो साधन विश्व में है, सड़क परिवहन, रेल मार्ग परिवहन, वायुयान परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, तो भारत में भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। भारत के संदर्भ में सड़क परिवहन, रेल मार्ग, वायु मार्ग आदि का अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं कि दोनों पुस्तकों में एक तरह से एक ही विषय वस्तु को पढ़ना है, लेकिन एक विश्व के संदर्भ में और एक भारत के संदर्भ में। तो एक साथ अगर दोनों को कोरिलेट करके, दोनों को मिलाकर और तुलना कर कर अध्ययन करेंगे तो हमें ये तैयारी करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो यह तो हुई अभी तक की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और उसे हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे पढ़ें कि ये बहुत ही सरल तरीके से तैयारी मेरी पूरी हो जाए और सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे ढंग से लिख सकें। तो इसके लिए जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं और जिसका मार्क्स कम आ जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, पढ़ते दोनों हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो पढ़ने के अपने तरीका को बदल लेते हैं, यानी वे अपने एक रणनीति के तहत पढ़ने का कार्य करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अगर उसी रणनीति पर सब कोई चलेंगे तो हम सब अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, तो पहली बात कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, पहली पुस्तक चाहे जिससे भी शुरू करें, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था या मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, हम प्रत्येक बिंदु को बिंदुवार नोटबुक में नोट करते चले जाएं, एक एक कर पॉइंट को नोट करते जाएं। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम फिर उसका रिवीजन करें, रिवीजन लगातार करें। जैसे कभी कभी पढ़ाने के क्रम में बच्चों के तरफ से अक्सर प्रश्न आते रहता है कि याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि अपना नाम भूल कर दिखाओ, अपने देश का नाम भूल कर दिखाओ। तब वह बच्चा कहने लगता है कि भूलना ज़्यादा कठिन है, याद रखना ज़्यादा आसान है। अगर हम इस सिद्धांत पर चलेंगे तो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्यों भूलना कठिन हो जाता है अपना नाम, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अपनाने कह रहे हैं कि नाम को जैसे बार बार लिखते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, तो उसे जिस तरह से भूल नहीं पाएंगे, उसी तरह से अगर किसी विषय वस्तु को टू द पॉइंट नोटबुक में लिख कर बार बार रिवीजन करेंगे तो उसे भी कभी भूल नहीं पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पहली तो एक ही हमने नोटबुक बना लिया, पॉइंट वाइज लिख लिया, दूसरी बात उसका रिवीजन कर लिया, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बार बार लिखना, लिखकर प्रैक्टिस करना। जब हमारे सामने परीक्षा का पैटर्न है, मुझे पता है कि कितने कितने मार्क्स के अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, तब हम उसको उसी तरह से बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। और लिखकर प्रैक्टिस करने से हमें एक लिखने की आदत पड़ जाएगी, और कब कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, कैसे सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब एक प्रैक्टिस के रूप में सामने उभर कर आ जाएगा। हमारी एक अवधारणा बनने लगेगी और हम अच्छा से अच्छा उत्तर लिख सकेंगे, तो अधिक से अधिक मार्क्स लाने में सफल होंगे। तो इस तरह से अगर हम परीक्षा के पैटर्न को, पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या को देखते हुए कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, फिर उन पुस्तकों में दो पुस्तकें जो है उसको कोरिलेट करके देखते हैं और मिला कर पढ़ते हैं, एक दूसरे का उदाहरण एक दूसरी जगह सेट होता है, तो हमें तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब अंतिम प्रमुख बिंदु कि जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया, 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन जो मैप वर्क का होता है और 5 मार्क्स का होता है,
अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें पढ़ने के क्रम में तो हम 5 में 5 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए करना यह होगा कि जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो सामने मानचित्र को रखें, एटलस को रखें और उन स्थानों को, उन क्षेत्रों को हमेशा ध्यान से देखते रहें जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पढ़ रहे हैं विश्व की आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में उद्योग पढ़ रहे हैं और उद्योग में मुझे जैसा किताब में पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है, उद्योग में जब हम यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ हमें अपने आप देखने को मिलेगा किताब में, मानचित्र में, कि लोहा इस्पात उद्योग में महान झील प्रदेश आ रहा है, अपलेशियन पर्वत आ रहा है। उसी तरह से अगर हम परिवहन और संचार देखते हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखने को के लिए मिलेगा किताब में, मानचित्र में, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से जिन जिन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो जो बातें सामने आ रही है तो मानचित्र को सामने रखेंगे और मानचित्र को अगर देखते जाएंगे तो वे स्थान, पर्वत, पठार, प्रमुख क्षेत्र अपने आप दिमाग में बैठते चला जाएगा, देश का नक्शा बैठते चला जाएगा। तो हम इस 5 नंबर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरी परीक्षा की पद्धति का आकलन कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर अध्याय के साथ।